चलिए साथियों, मैं आपका मिस सामंत आप सभी को नमस्कार करता हूं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हिंदी सामान्य अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, हमने हिंदी का विकास पढ़ लिया है, उसके बाद हमने देखा कि हिंदी जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी। हिंदी में टोटल मिला के तीन ही चीज़ें हैं। क्या है? आपका वर्ण है, शब्द है और क्या है? वाक्य। तो वर्णमाला भी हमने खत्म कर दी। ठीक है, अब नया चैप्टर आपका क्या शुरू होगा? शब्द। ठीक है, तो शब्द को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि शब्द क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कुछ चीजें लिखी, मैंने यहां पे लिखा ओ लिखा, ठीक है, फिर यहां पे लिख लिया आधा मो, ठीक है, फिर यहां लिख लिया छोटी ई लिख लिया, फिर लिख लिया यहां पे आधा तो, और यहां क्या लिख लिया? ओ। ठीक है, तो ये सब आपके वर्ण हैं। ये शुरू के जो आपके ये बीच वाला और लास्ट के जो दो हैं ये आपके क्या हैं? स्वर हैं, और बीच में आपके दो क्या हैं? ये व्यंजन। तो ये तो वर्ण है। ठीक है, तो जब हम सभी वर्णों को मिलाते हैं, मान लीजिए मैंने इन सबको मिलाया और एक शब्द बनाया। क्या बनाया? मैंने बनाया अत्मी। क्या बनाया? अत्मी। और दूसरा शब्द बनाया क्या? अमित। क्या लिखा दूसरा? अमित। ठीक है, अब दोनों ही वर्णों के मेल से बने हैं ये अम ई त। ठीक है, अमित और अत्म भी इसी के मिलने से बना है। लेकिन हम इसको तो शब्द बोलेंगे, ये तो शब्द है, लेकिन इसको शब्द नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, शब्द बोला किसे जाता है? वर्णों का, जब हम वर्णों का मेल, वर्णों का कराते हैं, आपका मेल कराते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए? सार्थक मेल। कैसा मेल? सार्थक मेल। अर्थात वर्णों से मिलकर बने सार्थक, वर्णों से मिलकर बने सार्थक या वर्णों से मिलकर बनी सार्थक इकाइयां ही क्या कहलाती हैं? आपका शब्द कहलाती हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये वर्णों से मिलकर तो बना लेकिन इसका अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द क्या कहलाएगा? आपका अमित। अमित का अर्थ क्या होता है? आपका अमृत। ठीक है, यानी कि वर्णों के मेल से जब सार्थक इकाइयां बनती हैं तो इन्हीं को आपका क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। तो आप लोग कॉपी के बीच में हिंड डालिएगा क्या? शब्द, और इसके नीचे आके पहला पॉइंट बना के लिखिए। हिंड डालिए शब्द और पहला पॉइंट बना के लिखिए। चलिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक यानी कि इसका अर्थ हो वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए ये दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनते हैं। ये दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द हैं। ठीक है, देखिए वर्णों का अर्थ नहीं होता। ठीक है, वर्ण तो अलग अलग हैं, टुकड़ों में है, देखिए तो इनका अर्थ नहीं होता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, लेकिन अर्थ के आधार पर सबसे छोटी कौन सा है? शब्द है। फिर बाद में भाव के आधार पर जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उसको वहां बताएंगे भाव के आधार पर सबसे छोटी कौन सी आपका वाक्य है। ठीक है, चलिए इतना लिखिएगा, इतना हो गया, इसका आगे बढ़े, इतना आप लोग लिख लिया। चलो अभी एक दो लाइन छोड़िए और साइड में डालिएगा, एक दो लाइन छोड़ के लिखिए शब्दों का, एक दो लाइन छोड़ के साइड में डालिएगा शब्दों का वर्गीकरण। चलिए, और इसके डैश कीजिए, इसके नीचे जाके नंबर 1 लिखिएगा। पहला लिखिएगा नंबर 1 लिखिए उत्पत्ति। पहला लिखिएगा नंबर 1 लिखिए उत्पत्ति ऑब्लिक स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति ऑब्लिक स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और ब्रैकेट में लिखिएगा मूलतः चार प्रकार। हम आपको लिखाएंगे 5, लेकिन होते मूलतः क्या हैं? 4 ही हैं। मूलतः 4 प्रकार। ठीक है, अब जो आपने पूरा लिखा है इसी को बांट दीजिए कितने भागों में? 5 भागों में, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलिए सबसे पहला लिखिएगा, फिर हमको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस लिख लीजिए। पहला लिखिएगा तत्सम, दूसरा लिखिएगा तद्भव, तीसरा लिखिएगा देशज, चौथा लिखिएगा विदेशज। चौथा क्या लिखिएगा? विदेशज। और पांचवा लिखिएगा शंकर। पांचवा क्या लिखिएगा? शंकर शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द और आपके क्या? शंकर शब्द। देखिए तत्सम क्या होते हैं, बाद में इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अभी के लिए बस लिखना है। देखिए तत्सम क्या होते हैं?
देखिए सभी भाषाओं की अगर जननी देखें इंडिया में तो संस्कृत रही, यानी कि सभी भाषाएं किससे विकसित हुई? संस्कृत से। अब अगर सभी भाषाएं संस्कृत से विकसित हुई तो सभी भाषाओं में कुछ ना कुछ शब्द कहां से आए? संस्कृत से आए। देखिए मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप मसाला खाना छोड़ देंगे, ठीक है, तो एक ये पॉसिबल तो नहीं कि एक ही दिन में सारे मसाले खाने छोड़ दिए जाएं। पहले आपने मिर्ची छोड़ी, लाल मिर्ची खाना छोड़ा, फिर आपका जीरा खाना छोड़ा, फिर आपका धनिया खाना छोड़ा, तो इकट्ठा सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। इसी प्रकार से कोई भी नई भाषा पूरा अपना जो व्याकरण है, यानी कि जो भी अपना पूरा क्या है वोकैबुलरी, यानी कि जो पूरे शब्द हैं वो पूरे नहीं ला सकती, उसको कुछ शब्द कहीं ना कहीं से पहले पिक करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से हिंदी में कुछ शब्द कहां से आए? संस्कृत से। और हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए और वैसे ही प्रयोग कर दिए गए, जैसे हम मातृ बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे शब्द जो आपके संस्कृत में जैसे थे वैसे ही उठा के कहां डाल दिए गए? हिंदी में। क्या कहलाए? तत्सम। क्या कहलाए? तत्सम। जैसे क्या लिखा? मातृ, मातृ, ठीक है, जैसे इसको जैसे संस्कृत में लिखते थे वही वैसा ही कहां डाल दिया आपका हिंदी में। फिर कुछ ऐसे शब्द थे जिनको चेंज करके लिखा गया, यानी कि संस्कृत में कुछ और लिखते थे, हिंदी में उनको कुछ और लिखा गया, ठीक है, जैसे मातृ आपका क्या बन गया? माता। तो ये शब्द क्या कहलाए? आपके तद्भव, अर्थात संस्कृत के शब्दों को जब वैसे ही उठा के हिंदी में रखा गया तत्सम कहलाए, और उन शब्दों को जब बदल के हिंदी में रखा गया क्या कहलाए? तद्भव। फिर तीसरा क्या आया? देशज। देशज ऐसे शब्द हैं जो हमारे ही देश में बने, मतलब हमारी कंट्री में लोकल, जैसे लुटिया है, ठीक है, बबुआ है, डिब्बा है, ऐसे शब्द जो लोकल यहां बने, लुटिया, लोटा, डब्बा, बबुआ, इस टाइप की चीजें, ठीक है, बिटिया, ये सब क्या हो गए? आपके देशज। फिर आए आपके विदेशज। हिंदी में कई भाषाओं से शब्द आए हैं, जैसे आपका अरबी से आए हैं, ठीक है, फारसी से आए हैं, तुर्की से, जैसे कैंची है, ठीक है, इसके अलावा आपका पुर्तगाली से आए हैं, ठीक है, जैसे आपका चाइना से, चीन से आए हैं, सायोनारा है, ठीक है, जापान से आया हुआ, चीन से आया आपका क्या? चीकू आया है, लीची आया है, चाय, चीनी, ये कई शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से आए, तो उनको क्या बोला गया? विदेशज। और संकर शब्द वो कहलाए जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों के मिलने से बने, ठीक है। जैसे मैंने दो चीज ली, जैसे मैंने लिखा क्या आपका? टिकट, एक शब्द क्या लिखा? टिकट, और दूसरा क्या लिखा? घर। दूसरा क्या लिखा? घर। अब सुनिए, देखिए जो शब्द जैसे टिकट है ना, टिकट को आप हिंदी में टिकट बोलते हैं तो इंग्लिश में भी टिकट ही बोलते हैं ना, हिंदी में टिकट बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे? टिकट ही बोलेंगे। तो ऐसे शब्द अंग्रेजी होते हैं, जैसे पुलिस को हिंदी में पुलिस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुलिस बोलते हैं। स्टेशन को हिंदी में स्टेशन ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपका स्टेशन, नॉर्मल बोलचाल में ना, ठीक है। तो जिनका हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एक सा होता है वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, ठीक है। तो टिकट हो गया आपका कौन सा शब्द? इंग्लिश का। ये कहां से आया आपका? इंग्लिश। जबकि घर आपका क्या है? क्या बोलेंगे उसको? तद्भव। घर आपका क्या है? तद्भव। तो एक इंग्लिश, दूसरा आपका क्या? तद्भव। तो जब इन दोनों को मिला दिया तो क्या शब्द बना आपका? टिकट घर। क्या शब्द बना आपका? टिकट घर। तो टिकट घर कैसा शब्द कहलाएगा आपका? संकर। टिकट घर कैसा शब्द कहलाएगा? शंकर। अर्थात ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मिलने से बने हों क्या कहलाते हैं? आपके शंकर। अब हमने ये बोला, आप बोलेंगे कि सर आपने लिखा है तो मूलतः 4 प्रकार, लेकिन यहां तो 5 लिखा दिए, ठीक है। तो मूलतः जो 4 प्रकार हैं वो यही है बाबू, ठीक है। कौन कौन से आपका टिक कर लीजिएगा? एक तत्सम हो गया मूलतः में, एक तद्भव, फिर आपका देशज, फिर आपका क्या? विदेशज। संकर को उत्पत्ति या शोध के आधार पर मूल शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तो दो के मिलने से बनेगा ना। एक आपका तत्सम हो गया मान लीजिए, एक आपका विदेशज, इन दोनों के मिलने से बन गया, तो ये नया शब्द थोड़ी है, वो तो खुद ही तत्सम और विदेशज से मिलकर बना है ना, ये तो ऑलरेडी 2 शब्द हैं पहले से ही। तो मूल शब्द 4 होते हैं, वैसे हम 5 ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला आधार, किसके आधार पे? आपका उत्पत्ति या शोध के आधार पे शब्द कितने प्रकार के? मूलतः 4, कुल 5 प्रकार के, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, इसके बाद दूसरा लिखिएगा, आप लोग इतना नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 लिखते हैं। चलिए, इसके बाद 1-2 लाइन छोड़ के साइड में दूसरी एंड डालिएगा, 1-2 लाइन ड्रॉप कीजिए और साइड में अगली एंड डालिएगा। इसको लिखिएगा व्युत्पत्ति ऑब्लिक रचना, इसको लिखिएगा व्युत्पत्ति ऑब्लिक रचना ऑब्लिक बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार, ऑब्लिक बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार, ऑब्लिक बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार, व्युत्पत्ति ऑब्लिक रचना ऑब्लिक बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार, ब्रैकेट में लिखिएगा 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है यौगिक, पहला कौन सा आपका? यौगिक, ठीक है। दूसरा है आपका रूढ़, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, पहला लिखिए रूढ़, पहला लिखिएगा रूढ़, दूसरा लिखिएगा यौगिक, दूसरा लिखिएगा यौगिक, और तीसरा लिखिएगा योग रूढ़, तीसरा लिखिएगा योग रूढ़, ठीक है। तीसरा क्या लिखना है? योग रूढ़। अभी बस समझेंगे, फिर पढ़ेंगे एक एक करके इन सबको, ठीक है। अब रूढ़ क्या होता है? देखिए, हिंदी के वे शब्द जिनको जब आप तोड़ें, जैसे मैंने क्या लिखा?
जैसे मैंने घर लिख लिया, क्या लिख लिया, घर। तो घर को जब आप तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, घ धन रौ में, किसमें टूटेगा, घ धन रौ में टूटेगा, ठीक है। तो जब घ धन रौ में टूटा तो हिंदी के वे शब्द जिनको तोड़ने पर उनके दोनों खंड अपना अलग अलग अर्थ नहीं देते, ठीक है। घर शब्द है, ठीक है, शब्द है ना, सार्थक है, अर्थ होता है इसका, ठीक है, रहने का स्थान, ठीक। तो घ धन रौ में टूटा, ठीक। तो घ का भी अपना अर्थ नहीं होता, रौ का भी अपना अर्थ नहीं होता, यानी कि हिंदी के वे शब्द जिनको तोड़ने पर वे सार्थक खंडों में नहीं टूटते, यानी कि अर्थ देने वाले भागों में नहीं टूटते, दोनों भागों का अपना अर्थ नहीं निकलता, क्या कहलाते हैं, आपका रूढ़, ठीक है। अब यौगिक क्या होता है, देखिए, जैसे मैं लिखा विद्यालय, क्या लिखा मैंने, विद्यालय, तो किससे मिलके बना, विद्याधनालय, किससे मिलके बना आपका, जैसे हाँ ये किससे मिलके बना आपका, विद्याधन आलय से मिलके बना, ठीक है। तो देखिए विद्या का अपना अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है विद्या का, शिक्षा, एजुकेशन, इसका अर्थ क्या होता है आपका, शिक्षा, या फिर आपका क्या, एजुकेशन। और आलय मतलब क्या होता है, घर, आलय मतलब क्या होता है आपका, घर या स्थान, ठीक है, ये रहने का स्थान, ठीक। तो शिक्षा का घर, शिक्षा का घर क्या कहलाएगा आपका, विद्यालय। यानी कि हिंदी के वे शब्द जिनको तोड़ने पर उसके दोनों खंड यानी कि उसके दोनों हिस्से अपना अपना अर्थ देंगे, अपना अपना अर्थ देंगे, उसको क्या बोलेंगे आपका, यौगिक। अब बात करते हैं योग रूढ़ की। जैसे मैंने लिखा गजानन, क्या लिखा, गजानन, गजानन, ये किससे मिलकर बना है, गज धन आनन, गज धन आनन, ठीक है। अब गज मतलब क्या हो गया आपका, हाथी, गज क्या हो गया आपका, हाथी, आनंद क्या हो गया, सर, आनंद क्या हो गया, सर। अब इसका मतलब तो क्या होना चाहिए, इस शब्द का अर्थ अगर देखें, इसका अर्थ क्या होना चाहिए था, हाथी का सर, क्या होना चाहिए था, हाथी का सर। लेकिन जब भी कोई गजानन बोलता है आपके दिमाग में किसकी आकृति बनती है, गणेश की, किसकी आकृति बनती है, गणेश की। एक और एग्जांपल, जैसे लिखा पीतांबर, क्या लिखा, पीतांबर, किससे मिलकर बना है, पीत धनंबर, पीत धन अंबर, ठीक है। पीत मतलब क्या हो गया, पीला, और अंबर यानी कि वस्त्र, ठीक है, अंबर यानी कि क्या आपका वस्त्र, पीत धन अंबर यानी कि पीला धन वस्त्र हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पीतांबर का अर्थ क्या होना चाहिए था, पीले वस्त्र, क्या होना चाहिए था इसका अर्थ, पीले वस्त्र। लेकिन जब भी पीतांबर आपके सर में, आपको कानों में पड़ता है, तो आपको किसका ख्याल आता है आपका, कृष्ण का, किसका ख्याल आता है, कृष्ण का। जैसे बोला, एक और लेते हैं, जैसे हमने लिखा दशानन, क्या लिखा, दशानन, दशानन, तो किससे मिलकर बना है, दश धन आनंद, दश धन आनंद, 10 का मतलब क्या हो गया, 10, ठीक है, आनंद यानी कि सर, यानी कि जिसके 10 सर हैं, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए, जिसके 10 सर हैं। लेकिन जब आपके कान में दशानन पड़ता है तो आपको किसका ख्याल आता है, रावण का। इसका मतलब क्या है, हिंदी के वे शब्द, हिंदी के वे शब्द जो टूटने पे अर्थ तो देते हैं, टूटने पे अर्थ तो देते हैं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु के प्रति गौण हो जाते हैं, यानी कि अपना अर्थ न देकर। वैसे तो पीतांबर का अर्थ क्या होना चाहिए था, पीला वस्त्र, दशानन क्या होना चाहिए था, 10 सर, गजानन क्या होना चाहिए था आपका, हाथी का सर ना। लेकिन ये अपना वास्तविक अर्थ न देकर किसी तीसरे के प्रति गौण हो जाएंगे, यानी कि किसी तीसरे की आकृति आपके दिमाग में डालेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा आपका, क्या बोला जाएगा, योग रूढ़ शब्द। जैसे महादेव, महाधन देव, यानी कि महान है जो देवों में, महान है जो देवों में, महाधन देव, ठीक है। तो अर्थ क्या बना, महान है जो देवों में। लेकिन महादेव किसका ख्याल दिलाता है आपको, शिव का। अर्थात ये कैसा शब्द है आपका, कैसा शब्द है आपका, योग रूढ़, ठीक है। फिर अब वैसे समास सिलेबस में है नहीं, वरना कभी पढ़ा देंगे समास। जो बहुब्रीही समास होता है, ठीक है, और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एग्जांपल हैं, ठीक है। बहुब्रीही समास में भी बिल्कुल यही होता है, ठीक है। ऐसा समास जो आपको किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति क्या कराए, आपको रूढ़ता दिखाए, किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, उसी को बहुब्रीही समास भी कहा जाता है। उसी को आपका क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। तो आपको रूढ़ समझ में आया, जो टूटने पर अर्थ नहीं देंगे, यौगिक जो टूटने पर अर्थ देंगे, योग रूढ़ जो टूटने पर अर्थ देंगे लेकिन अपना नहीं, किसी तीसरे के प्रति क्या हो जाएंगे, आपके रूढ़ हो जाएंगे। इनको भी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, इनको भी खाली ऐसे नोट करना है, बाकी इसका 1 बाय 1 हम सब पढ़ेंगे। चलिए तीसरी हिंट डालिएगा, इसके बाद 2 देख लिए, तीसरा लिखिए। अभी 1-2 लाइन छोड़ के साइड में अगली हिंट डालिएगा, अगला प्रकार शब्दों का 1-2 लाइन छोड़ के अगली हिंट डालिएगा। लिखिए, इसको लिखिएगा, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद, आधार पर शब्दों के भेद। ब्रैकेट में लिखिएगा इसके 2। अब ये 2 कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ऐसे बांटिएगा 2 भागों में, 1 2। पहला लिखिएगा विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा लिखिएगा अविकारी शब्द, दूसरा लिखिएगा अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। देखिए, विकारी शब्द वो होते हैं जो हिंदी में काल, कर्म, लिंग या वचन के आधार पर बदल जाते हैं, या वचन के आधार पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे एक बार सुनिए, मैं बोला लड़का खाना खाता है, क्या बोला मैंने, लड़का खाना खाता है।
चलिए सबसे पहले इसका काल बदलते हैं। काल यानी कि टेंस, ये है यानी कि वर्तमान काल है, लड़का खाना खाता है, कैसा काल है, वर्तमान काल है। इसको पास्ट बनाइए, क्या बनेगा, लड़का खाना खाता था। वाक्य बदला नहीं बदला, क्या बना, पास्ट में क्या बना, लड़का खाना खाता था। ये है का क्या हो गया आपका, था हुआ, बदला, ठीक है। यानी कि किसके आधार बदल गया आपका, काल के आधार पे। जैसे इसको लिंग के आधार बदलिए, क्या लड़का को क्या कीजिए, लड़की कीजिए, क्या बनेगा, लड़की खाना खाती है। लड़का खाना खाता है, ये क्या बना, लड़की खाना खाती है। ये चेंज हुआ ना, हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। जैसे वचन बदलेंगे, यहां लड़का था, इसको बहुवचन बनाइए, क्या लिखेंगे, लड़के खाना खाते हैं। लड़के खाना खाते हैं, ये बदला नहीं, खाता है, फिर क्या बना, खाते हैं। अर्थात हिंदी के वे शब्द जो काल कर्म लिंग और वचन के आधार पे क्या होंगे, बदलेंगे, वही आपके क्या कहलाएंगे, विकारी। और जो काल कर्म लिंग वचन के आधार पे नहीं बदलेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके अविकारी, ठीक है। अब इसके नीचे यहां लिख लीजिए, इसके नीचे पॉइंट लगा थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिखिए काल, फिर बाद में पढ़ेंगे इनको एक एक करके, ठीक है। काल कॉमा कर्म कॉमा लिंग कॉमा वचन के आधार पर बदलते हैं, के आधार पर बदलते हैं, के आधार पर बदलते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में लिखिएगा, यहां लिखिएगा, ये पूरा लिखिएगा और लिख लीजिएगा नहीं बदलते हैं, यानी कि काल कॉमा कर्म कॉमा लिंग कॉमा वचन के आधार पर नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, ठीक है। जो बदलेंगे वो विकारी, जो नहीं बदलेंगे वो अविकारी, ठीक है। अविकारी का एग्जाम्पल देखिए, जैसे जिसमें लिखा लड़का फटाफट चलता है, क्या लिखा, लड़का फटाफट चलता है। अब देखिए इसको लड़की बनाइए, क्या मतलब लिंग चेंज कीजिए, क्या बनेगा, लड़की फटाफट चलती है। फटाफट तो वही रहा ना, ठीक है। अब जैसे वर्तमान में है, पास्ट बनाइए, लड़का फटाफट चलता था। फटाफट तो वही रहा, नहीं बदला, ठीक है। जैसे इसका वो बदलिए, क्या आपका वचन, जैसे एक वचन है बहुवचन बनाइए, क्या बनेगा, लड़के फटाफट चलते थे। तो ये तो नहीं बदला ना, फटाफट नहीं बदला। इसका मतलब जो लिंग वचन काल और कारक, सॉरी लिंग वचन काल और कर्म के आधार पर नहीं बदलेंगे, कहलाएंगे आपके अविकारी कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो विकारी शब्द हैं ये होते हैं 4 प्रकार के, तो इनको बांटिए 4 भागों में। फिर इनको हम यहीं से शुरू करेंगे कुछ टाइम के बाद, जब हम शब्द पढ़ने शुरू करेंगे, जब व्याख्या करेंगे इनकी। पहला लिखिएगा 4 कौन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है। और अविकारी भी आपके कितने होते हैं, 4। ये 4 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है संज्ञा, पहला लिखिएगा संज्ञा, दूसरा लिखिएगा सर्वनाम, दूसरा क्या लिखना वो, सर्वनाम, तीसरा लिखिएगा इसके बाद क्रिया, थर्ड लिखिएगा क्रिया, और चौथा लिखिएगा क्या, विशेषण। चौथा क्या लिखना है, विशेषण, ठीक है। अच्छा, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला लिखिएगा थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, वहीं से बांटेगा, ठीक है, वहीं से उसको 4 भागों में बांटना। पहला होता है आपका क्या, क्रिया विशेषण अव्यय, अविकारी शब्दों को अव्यय बोलता हूं, हाँ। पहला होता है आपका क्या, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय लिखिएगा। और चौथा लिखिएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, चौथा लिखिएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो अविकारी शब्द देखो, विकारी शब्द जो बदलेंगे, अविकारी शब्द जो नहीं बदलेंगे। विकारी शब्द 4 प्रकार के, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना नोट कीजिएगा। चलिए इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। इससे आगे इसको हम लोग कल देखेंगे। एक प्रकार और बचा है, उससे बांटेंगे, उसका सीधे हम किसमें आएंगे, आपका संज्ञा में आएंगे, ठीक है। तो मैं सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, और इसके बाद हम लोग कल मुलाकात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कल फिर हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अंत में अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कोई भी आपकी अगर क्वारी होती है या अगर आपको वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है तो प्लीज हमको मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।